बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे जीरोग्राफी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हमने स्टडी किया था इंकजेट। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड, कि हमारे पास असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ये क्या चीज़ है हमें, और इसके हम पहले टर्म समझेंगे, उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करेंगे। और जो जहाँ पे भी फ्लक्स का वर्ड आ जाएगा, ये असल में फ्लक्स का जो वर्ड है ये किस सेंस में आता है, ये आता है फ्लोइंग की सेंस में या फ्लो की सेंस में। यानी कि जहां पे भी फ्लो आएगा आपने वर्ड लगा देना वहां पे फ्लक्स का। अब यहां पे हमारे पास फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। असल में इलेक्ट्रिक वर्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड हमारे पास ले जाएगा। तो यहां पे है चार्ज फ्लो, मतलब यानी कि चार्ज के फील्ड का फ्लो। तो हम यहां पे इसको इस सेंस में लेंगे कि हमने देखा था कि चार्ज है, चार्ज के गिर्द जो फील्ड क्रिएट होता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब यह है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। यानी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर हमारे पास दरवाज़ा खुला है तो हवा ज़्यादा आएगी, फ्लो हवा का क्या होगा, ज़्यादा, यानी एयर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। दरवाजे को हम बंद करते जा रहे दरवाज़ा हमने बंद कर दिया, फ्लो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका यह मतलब है अगर हम दरवाज़ा या आप कह दें कि एंगल चेंज किया है तो वहाँ पे फ्लो भी क्या होता जाएगा, चेंज। सिंपली हमारे पास इसी तरह ही आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी आप ये कह दें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आ जाएगा चार्ज का फील्ड, और फील्ड के रिलेटेड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमारे पास इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। तो इसकी लफ्ज़ी डेफिनेशन जो हमारे पास बनेगी, हमारे पास आएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area held perpendicular ठीक है बच्चों। यानी कि आपने एरिया ऐसा चूज करना है जिसको आपने असल में किस तरह रखना है, हेल्ड परपेंडिकुलर। इसको पहले समझते हैं कि हेल्ड परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। मैं समझाने के लिए कह रहा था कि फर्ज करें ये आप पास कुछ लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, और ये चार लाइन है, ठीक है। आप ये कह दें कि आपने एक शीट रखी है, शीट ये हमारे पास रेड कलर की शीट आ जाती है, ये पोजीशन ए है। अगर आपको कहा जाए ए पोजीशन पे काउंट करें तो इसमें से कितनी लाइनें गुजरी, तो गौर करें 1 2 3 एंड 4। तो अगर देखा जाएगा तो फ्लक्स ए पोजीशन पे कितना आ जाएगा, 4। अब यही शीट को मैं उठा के यहां पे रख देता हूं ऐसे करके। अब गौर करें तो लाइनें बी पोजीशन पे इसमें से कितनी पास कर रही हैं हमारे पास, तो बी पोजीशन में से इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 2। अब गौर करें आपने शीट किस तरह रखी है, परपेंडिकुलर, लाइनों के साथ एंगल कितने। अब अगर आप शीट ऐसे रख दें, अगर शीट फर्ज करें इस तरह सीधी पड़ी है ऐसे करके, ऐसे, तो इसमें से कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। असल में जब भी हमने फ्लो चेक करना तो हमारा एरिया उसके क्या आना चाहिए, मैक्सिमम परपेंडिकुलर। जितना एरिया लाइंस के परपेंडिकुलर जाएगा उतना फ्लक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती। तो जो पहली इसकी डेफिनेशन है इसे फिजिकल डेफिनेशन कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी भी एरिया जो हेल्ड किया रखा आपने परपेंडिकुलर, उसमें से गुजरने वाली लाइनों की तादाद आपस क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स जो है इसे फाई से आप शो करवाते हैं, इलेक्ट्रिक है तो इसे आपने ई कह दिया। ये ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका वर्ड आपके पास आ रहा है। अब यहां से हमारे पास जो डेफिनेशन से हमारे पास फार्मूला बनता है, फार्मूला हमारे पास बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। ये मल्टीप्लाई आ रहा है, आएगा एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड है असल में है, सेकंड इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है हमारे पास, वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही डेफिनेशन है, उसको हमने स्टडी करना है। अगर देखा जाए ये असल में एरिया हमारे पास ये वाली चीज आ रहा है, ठीक है बच्चों, ये एरिया आ रहा है आपके पास। इसको हम कहते हैं
सेकेंड डेफिनेशन है इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर तो इसकी सेकंड डेफिनेशन आती है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर का। यानी हमारे पास यहां पे जो फार्मूला बनेगा फ्लक्स का बनेगा फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये दो क्वांटिटीज का कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास? डॉट प्रोडक्ट बन रहा है, और ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट आता है। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो फाई ई हमारे पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ एंगल, ये हमारे पास चीज। यहां पे जो थीटा है वो एंगल हमारे पास आ रहा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। यहां तक होगी बच्चों बात क्लियर करें? यानी हमारे पास फ्लक्स की दो डेफिनेशन आ जाएगी। पहली तो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। सेकंड ये आ जाएगी इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। सबसे पहले हम यहाँ पे जो टर्म एलैबोरेट करेंगे वो हमारे पास है एरिया वेक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया तो हमारे पास क्या है, असल में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एरिया वेक्टर हमारे पास क्या चीज होगी? तो पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। एरिया वेक्टर ये जब लास्ट में हम फार्मूला ड्राइव करेंगे तो वहां पे ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि एरिया वेक्टर को हमने कंसीडर क्या किया। तो जो एरिया वेक्टर होगा इसकी मैग्नीट्यूड तो एरिया के बराबर होगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी या उस शीट के होगी जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। मसलन मैं कह दूं ये मेरे पास हाथ है, इसका एरिया ये वाला आएगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर एरिया वेक्टर ड्रा करेंगे तो एरिया वेक्टर का इसका एंगल कितने का बनेगा? 90 का। या तो वो इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आप कहते हैं सपोज करें एरिया ये है तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? असल में एरिया वेक्टर। तो जो एन होता है ये परपेंडिकुलर टू क्या होता है? असल में एरिया। और एरिया वेक्टर क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है? एरिया के, लेकिन इसकी डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर होती है? शीट के या एरिया के। इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पे एक शीट ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास शीट का एरिया है। अगर आप कहा जाए इसका एरिया वेक्टर ड्रा करें तो आपने कहना है उसका एंगल इसके साथ कितने का असल में बनेगा? 90 का। तो ये आपने एरिया वेक्टर यहां पे तो ये इसका एरिया होगा और ये एरिया वेक्टर, यानी अगर देखा जाए एरिया वेक्टर का शीट के साथ असल में एंगल कितने का बनता है? 90 का। अब पहला केस स्टडी करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट केस है क्या। अब हमने यहां पे कहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। अब एरिया तो हम असल में कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास एरिया क्या है, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते। मसलन कोई शीट रखी है तो लाइन आप चार्ज है, चार्ज से इनफाइनाइट लाइनें निकलेंगी, आप कभी भी नंबर ऑफ लाइन को काउंट नहीं कर सकते। हाँ ये है जब नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। जब लाइनें कम हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इसका ये मतलब है हम लाइनों की जगह एक और क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो हम नंबर ऑफ लाइंस के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहां पे एलैबोरेट करेंगे। तो जो फर्स्ट केस हमारे पास आ रहा है केस 1, आपने कहना कि केस 1 ये है कि जब शीट को आप परपेंडिकुलर रखें, मतलब कोई बुक है आपने ऐसे रख दी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, शीट इस तरह रखी होगी तो शीट में से लाइनें बच्चों क्या गुजरेंगी? मैक्सिमम। तो शीट में से गुजरने वाली लाइनों की तादाद मैक्सिमम होगी तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो केस फर्स्ट है व्हेन शीट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हेन शीट इज हेल्ड perpendicular to the electric field lines. Held perpendicular to the electric field lines. Electric field
लाइंस। कि आपने ये कहा है कि शीट जो है वो परपेंडिकुलर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो गई है। अब आप ये कह दें कि फर्ज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह आ रही हैं आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है आपके पास। अब आपने शीट इसके परपेंडिकुलर रख दिया, यानी शीट का आपने एंगल कुछ इस तरह से रख दिया, ठीक है। तो ये आपने शीट रख दी है। फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि फाई किसके बराबर होता है, ई डॉट ए के बराबर होगा। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब बच्चों को ये लगता है कि शीट हो गई है परपेंडिकुलर, तो एंगल कितने का आएगा, 90 का। थीटा की वैल्यू हम कितने की यूज करेंगे बच्चों, 90। अगर थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरे का पूरा फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। इसका यह मतलब है जब आप शीट इस तरह रखेंगे तो इसमें से फ्लो 0 हो जाएगा या कोई भी लाइन पास नहीं करे। हालांकि जब आपने ऐसे शीट रखनी है फ्लक्स क्या गुजरना है, मैक्सिमम। इसका यह मतलब है हमारे पास यहाँ पे थीटा 0 नहीं, 90 नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन ये है, शीट परपेंडिकुलर है, शीट परपेंडिकुलर, लेकिन शीट का जो एरिया वेक्टर होगा, गौर करें उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल नहीं बन जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एरिया वेक्टर के क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। शीट परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जा रही हैं, पैरेलल। तो असल में यहां पे परपेंडिकुलर देख के आपने एंगल 90 नहीं लगा देना। शीट परपेंडिकुलर है यानी शीट आपने ऐसे रखी है, एरिया वेक्टर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल जा रहा है। तो ये चीज याद रखनी है। यहां इस केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। थीटा आप 0 डिग्री पुट कर देंगे तो cos 0 आपस कितने का आ जाएगा बच्चों, 1। तो cos 0 की वैल्यू आती है 1, तो हमारे पास आ जाएगा ई ए इंटू 1। तो ये फ्लक्स आ जाएगा ई इंटू ए। ये हमारे वैसे भी अगर देखा जाए ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या जा रहा है आपके पास, परपेंडिकुलर जा रहा है। तो बुक वाले से लिखा होगा, इसे आप एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो वो इस फार्मूले से लिखता है पहले वाले से कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई है, और एरिया परपेंडिकुलर कितना जा रहा है, ए। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चाहे आप ये वाला केस डिस्कस कर लें चाहे ये बात सेम हो। अब इसका कंक्लूजन आपके पास क्या निकलेगा, आपने कहना है द फ्लक्स थ्रू द शीट इज मैक्सिमम, और कितना है, ई और ए का प्रोडक्ट आएगा। द फ्लक्स थ्रू द शीट या द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट through the sheet is maximum when sheet is held perpendicular। ठीक है बच्चों। सेकंड केस है कि when sheet is held parallel। तो सेकंड केस हमारे पास क्या आ जाएगा, when sheet is held parallel to electric field lines, to the electric field lines। तो ये हमारे पास सेकंड केस आ जाता है कि आपने शीट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या रखना है, पैरेलल। मसलन सेम उसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रा कर देंगे रेड लाइन से, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आपने शीट इसके पैरेलल रख दी है। मसलन शीट पैरेलल कैसे रख दी, आपने कहा कि शीट आपने लाइन ऐसे आ रही थी, पहले आपने शीट इस तरह रखी, अब आपने ऐसे रख दी, तो ऑलमोस्ट इसमें से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी। तो ये शीट हमने कहा कि बहुत बारीक शीट है, सपोज करें
तो ये हमारे पास शीट है और शीट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होगी बच्चों, पैरेलल। वैसे हमें पता है कि इस केस में फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। रीजन क्या है, ऑलमोस्ट जीरो लाइन गुजर रही है। या आप दूसरी केस में ये कह सकते हैं, इस केस में भाई ऐसा हुआ है कि जो एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर है वो जीरो के, मतलब सारे का सारा एरिया क्या हो गया, पैरेलल। कोई भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सामने नहीं आएगा तो आप लोगों का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे देखा जाए फॉर्मूले से तो हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये आपस किसकी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, फ्लक्स हमारे पास आएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस जीरो, सॉरी कॉस थीटा। अब इस केस में देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान में एंगल कितने का बनेगा बच्चों, 90 का। तो हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू आपके पास होती है जीरो। तो फ्लक्स आपके पास कितने का हो जाएगा बच्चों, इस केस में जीरो का। तो आप कह देंगे द फ्लक्स या द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज मिनिमम आर जीरो व्हेन द शीट इज हेल्ड पैरेलल। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज the sheet is zero when the sheet is zero or minimum or zero when the sheet is held parallel to the electric field lines, parallel to the electric field lines। तो पहले केस में फ्लक्स मैक्सिमम आएगा जब शीट क्या होगी, परपेंडिकुलर, और सेकंड केस में फ्लक्स क्या आएगा, जीरो या मिनिमम जब शीट क्या होगी आपके पास पैरेलल आ जाएगी। लास्ट वाला केस है, अगर कोई वो एंगल बनाए हमारे पास, तब हमारे पास क्या चीज आएगी, यानी कि व्हेन द शीट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो केस थर्ड आ जाएगा हमारे पास, व्हेन द शीट इज हेल्ड या इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, inclined to the electric field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपने कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शीट असल में क्या होगी, किसी एंगल थीटा पे चली गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप ड्रा करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आपने शीट रख दी किसी एंगल थीटा के ऊपर, तो ये आप किसी एंगल थीटा पे शीट को इंक्लाइन कर दें, ठीक है। अब इस शीट का जो एरिया वेक्टर होगा, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, ये एरिया वेक्टर, और ये आ जाएगी आपस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान में एंगल कितने का बनेगा, थीटा का बनेगा, ठीक है। अब वही एंगल आपके पास यहां पे भी थीटा का बनेगा। तो इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास शीट ये वाली है, ठीक है। आपने इसको रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, यानी कि हमारे पास एक तो इसका ये वाला थीटा के सामने वाला कंपोनेंट बनेगा और एक हमारे पास ये वाला बनेगा, यानी ये शीट को रिजॉल्व करें। एक ब्लू वाला, ये ब्लू वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या आएगा, सामने, और ये वाला पोर्शन ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या आएगा, साथ। यानी इसका जो कंपोनेंट है वो आएगा थीटा के सामने तो क्या आ जाएगा, साइन, थीटा के साथ तो क्या आ जाएगा भाई, कॉस। और किसको रिजॉल्व करें आप लोग, एरिया को, तो ये ए कॉस और ये ए साइन। तो यहां पे हमारे पास जो फ्लक्स है, आप इसको 1 का नाम दे दें और इसे क्या कह दें, 2 का। तो फ्लक्स जो टोटल है शीट में से वो आप कह दें फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2,
ठीक है कि नहीं। अब जो 1 है इसका सारे का सारा क्या आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर, तो जितना एरिया परपेंडिकुलर आ रहा है और जितनी लाइंस गुजर रही हैं आप दोनों क्या करवा दें, मल्टीप्लाई। तो आप कह देंगे फ्लक्स थ्रू ई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इनटू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बच्चों, ई, प्लस इसका एरिया कितने का, ए साइन थीटा। अब अगर देखा जाए ये शीट का हिस्सा क्या हो गया पैरेलल, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो इसमें से फ्लक्स होगा जितना इसका एरिया और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये पैरेलल चला गया तो इसमें से लाइन ऑलमोस्ट कितनी गुजरेंगी, 0। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू का पुट कर देंगे 0। तो पहले हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, तो क्योंकि ये था इंक्लाइंड, तो पहले हम रिजॉल्व कर लेते हैं कि भाई इसको एक कॉज में रिजॉल्व कर लें, दूसरा साइन में, क्योंकि हमें पता है जब परपेंडिकुलर होगा तो तब आपने जितना एरिया सामने आएगा और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दोनों क्या करवा देना, मल्टीप्लाई। और जब जाएगा पैरेलल उसका फ्लक्स वैसे ही क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर कितने का बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल 90 का, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इस केस में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी गुजरेगी, 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स आएगा ई ए कॉस थीटा। मैं आपको बता रहा था ये हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी ई ए कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डॉट ए आ जाएगा। ओके ठीक है। अगर देखा जाए ये हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू, अब शीट के दो एरिया बन रहे थे, एक क्या बन रहा था पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दूसरा क्या बन रहा है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जब हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया पैरेलल वाले का फ्लक्स खुद ब खुद क्या हो गया, 0। सिर्फ किसका रह गया फ्लक्स, परपेंडिकुलर का। तो इसका ये मतलब है असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। तो जितना जितना उसका एरिया परपेंडिकुलर आ रहा है उसको आप असल में क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास फ्लक्स का टॉपिक था। अभी लास्ट में इसके रह गए यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और इसका क्या होगा, एरिया का मीटर्स के, कॉस थीटा कोई भी यूनिट नहीं आएगा, तो हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास जो यूनिट आता है, ये यूनिट आता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास टॉपिक था। बस इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी, शीट परपेंडिकुलर है, फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। तो इस परपेंडिकुलर को देख के एंगल कहीं 90 ने पुट कर दे। शीट परपेंडिकुलर है लेकिन शीट का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या निकल जाएगा, पैरेलल। इस केस में शीट पैरेलल होगी लेकिन शीट का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, पैरेलल। तो एंगल कितने का हो गया, 0 का। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। सॉरी यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 0 का। तो शीट पैरेलल है, एरिया वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। शीट परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल। तो बच्चों ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपने कहीं इस चीज़ को देख के एंगल 90 या 0 पुट नहीं कर देना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख दें, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।